चैप्टर 5 और 6 समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 और 6 हम इसमें कवर करेंगे। अति लघुत्तरीय एवं बहुविकल्प प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो जिन क्रियाओं या उद्यमों को पूर्व में सरकार के द्वारा संचालित या प्रतिबंधित किया जा रहा था और अब उनको किसी निजी कंपनी या उद्यमी या किसी संस्था के द्वारा संचालित या प्रबंधित करने के लिए सौंप दिया गया है, तो इस हस्तांतरण की प्रक्रिया को निजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि निजीकरण का आशय है स्वामित्व में परिवर्तन। स्वामित्व के स्थान पर निजी व्यक्ति, कंपनी या व्यवसायी या उद्यमी। यानी कि शिक्षा में निजीकरण का अर्थ क्या है, स्वामित्व में परिवर्तन है। यानी कि स्वामित्व के स्थान पर निजी व्यक्ति, निजी कंपनी, निजी व्यवसायी या उद्यमी हो सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा 1949 में की गई थी, 1949 में। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा 1949 में की गई थी। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है त्रिभाषा सूत्र किसने दिया। तो 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादित किया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सन 1956 में त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 4, त्रिभाषा सूत्र क्या है। तो त्रिभाषा सूत्र 3 भाषाओं के अध्ययन की बात कही गई है। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं के अध्ययन की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, त्रिभाषा सूत्र किस किस के द्वारा दिया गया। तो त्रिभाषा सूत्र केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956 के द्वारा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956 के द्वारा, भावात्मक एकता समिति 1962, कोठारी आयोग 1964 से 66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया। तो त्रिभाषा सूत्र केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956, भावात्मक एकता समिति 1962, कोठारी आयोग 1964 से 66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 6, संसार में सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा किसने की। तो ये की थी माल्थस ने। तो संसार में सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की चर्चा किसने की, माल्थस ने की। प्रश्न नंबर 7, बैंकॉक में जनसंख्या शिक्षा संबंधी कार्यशाला का आयोजन कब किया गया। तो बैंकॉक में जन शिक्षा संबंधी कार्यशाला का आयोजन कब किया गया। तो ये किया गया था 1970 में। प्रश्न नंबर 8, भारत में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम में कब जोड़ा गया था। भारत में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम में कब जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 1980 में। 1980 में। प्रश्न नंबर 9, पिछड़ी जातियों के संबंध में कोठारी आयोग की 2 संस्तुतियां लिखनी है। पिछड़ी जातियों के संबंध में कोठारी आयोग की 2 संस्तुतियां। तो पहली संस्तुति है अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका विस्तार किया जाए। नंबर 2, माध्यमिक स्तर पर आदिवासियों के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति, विद्यालय आदि की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। प्रश्न नंबर 3, भारत में 2 मुक्त विश्वविद्यालयों के नाम लिखने हैं। तो भारत में 2 मुक्त विश्वविद्यालय हैं। नंबर 1, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जिसको हम इग्नू कहते हैं। नंबर 2 है राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 11, 2 स्तर प्रदान विश्वविद्यालयों के नाम लिखने हैं। तो 2 स्तर प्रदान विश्वविद्यालय हैं। नंबर 1, दयालबाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान दयालबाग आगरा, दयालबाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान दयालबाग आगरा। नंबर 2, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली, वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली। प्रश्न नंबर 12, कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र क्या है। कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र क्या है।
तो त्रिभाषा सूत्र में है मातृभाषा, और मातृभाषा में आती क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। नंबर 2 है संघ की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी। और नंबर 3 कोई आधुनिक भारतीय भाषा, कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो इन दोनों में से ना दी गई हो, यानी कि पहली दोनों में से ना दी गई हो। प्रश्न नंबर 13, नेट और सेट, NET नेट और SET सेट का पूर्ण अर्थ क्या है? तो NET नेट, नेट को कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। SET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो NET नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और SET सेट होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े सभी स्तर के बालकों के लिए पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े सभी स्तर के बालकों के लिए पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? गणित और विज्ञान होना चाहिए, लिखित और मौखिक प्रदर्शन होना चाहिए, इतिहास एवं साहित्य होना चाहिए। तो इसलिए सभी कुछ होना चाहिए। तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े सभी स्तर के बालकों के लिए पाठ्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए? विज्ञान और गणित भी होना चाहिए, लिखित और मौखिक प्रदर्शन होना चाहिए, इतिहास और साहित्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, भारत में मुक्त विद्यालय स्थापित किया गया है। तो भारत में 1779 में यानी कि 1979 में मुक्त विद्यालय स्थापित किया गया। भारत में मुक्त विद्यालय 1979 में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 3, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मुक्त विद्यालय को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में परिवर्तित किया। कब किया? तो ये किया था 1989 में। प्रश्न नंबर 4, भारत में प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। तो भारत में प्रशासन की दृष्टि से केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्यीय विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्यीय विश्वविद्यालय मतलब जो राज्य के होते हैं, और डीम्ड विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, संगठन के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो संगठन के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 6, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये 1985 में 1985 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 7, उच्च शिक्षा की समस्या है। तो उच्च शिक्षा में क्या क्या समस्या है? छात्र अनुशासनहीनता होती है, शिक्षा का निम्न स्तर और निर्देशन का अभाव। तो ये तीनों ही समस्याएं हैं। तो उच्च शिक्षा की क्या क्या समस्या है? उच्च शिक्षा की समस्या है छात्र अनुशासनहीनता की, शिक्षा का निम्न स्तर और निर्देशन का अभाव। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय है? कौन कौन से विश्वविद्यालय दिए गए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो देखो मुक्त विश्वविद्यालय पूछा गया है और इसमें भी मुक्त ही लिखा है। तो राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद ये मुक्त विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है? तो डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सी इनमें से नहीं है? वनस्थली विद्यापीठ या गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार या फिर गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद या विश्व भारती शांति निकेतन। तो इसका सही जवाब है विश्व भारती शांति निकेतन, ये डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है। बाकी सारे डीम्ड विश्वविद्यालय, अगर आपसे पूछे कि डीम्ड विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तो डीम्ड विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय है, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में भी डीम्ड विश्वविद्यालय है, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में भी डीम्ड विश्वविद्यालय है, यानी कि विश्व भारती शांति निकेतन में डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है। प्रश्न नंबर 10, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है, उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य है। तो उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य है शिक्षण करना, शोध करना और सेवा करना। तो उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षण करना, शोध करना और सेवा करना। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 12, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र है।
तो विश्वविद्यालय की स्वायत्ता का क्षेत्र है छात्रों के प्रवेश में, अध्यापकों की नियुक्ति में या परीक्षा कराने में, तो इन सब में है। तो विश्वविद्यालय की स्वायत्ता का क्षेत्र छात्रों के प्रवेश में भी है, अध्यापकों की नियुक्ति में भी है और परीक्षा कराने में भी है। प्रश्न नंबर 13, लखनऊ विश्वविद्यालय है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 14, उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1959 में की गई, 1959 में, 1959 में। प्रश्न नंबर 15, 1854 से 1858 के मध्य कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सा स्थापित नहीं किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय किया गया था, मद्रास विश्वविद्यालय ये भी किया गया था, बम्बई विश्वविद्यालय ये भी किया गया था, पंजाब विश्वविद्यालय नहीं, पंजाब विश्वविद्यालय नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 16, विश्वविद्यालय का विजिटर होता है, तो विश्वविद्यालय का विजिटर राष्ट्रपति होता है। विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 17, विश्वविद्यालय को वित्त प्राप्त होता है, तो विश्वविद्यालय को यूजीसी से वित्त प्राप्त होता है। विश्वविद्यालय को यूजीसी से वित्त प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 18, विश्वविद्यालय स्तर में गिरावट का कारण क्या है? तो विश्वविद्यालय स्तर में गिरावट का कारण है सुविधाओं की कमी, शिक्षण के परंपरागत तरीके, यानी कि जो तरीके पहले से प्रयोग में आ रहे हैं उन्हें बोलते हैं परंपरागत तरीके, और पुस्तकालय की कमी। प्रश्न नंबर 19, आईयूबी स्थापित हुई, तो आईयूबी सन 1924 में स्थापित हुई, आईयूबी सन 1924 में स्थापित हुई। प्रश्न नंबर 20, किस आयोग ने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया? तो किस आयोग ने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया था? मुदालियर आयोग ने। बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा का व्यवसायीकरण माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए, यहाँ पर आ जाएगा माध्यमिक। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण किस स्तर पर होना चाहिए? तो माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उच्च शिक्षा का स्तर किस पर निर्भर करता है? अनुसंधान पर निर्भर करता है। तो उच्च शिक्षा का स्तर अनुसंधान पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा में कार्य अनुभव को प्राथमिकता कोठारी शिक्षा आयोग ने दी, तो यहाँ पर आ जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग ने दी। पॉइंट नंबर 4, विश्वविद्यालय शिक्षा के समान स्तर बनाए रखने का कार्य कौन सा बोर्ड करता है? तो वो करता है अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड। पॉइंट नंबर 5, के.एल. श्रीमाली समिति ने किसके प्रारूप हेतु संस्तुति की थी? तो ये की थी ग्रामीण संस्थाओं के प्रारूप हेतु। पॉइंट नंबर 6, इग्नू का मुख्य उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में किसको बढ़ावा देना है? दूरस्थ शिक्षा पद्धति को, यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना है। पॉइंट नंबर 7, यूजीसी की स्थापना किस किस संस्तुतियों के आधार पर की गई? तो ये की गई थी 1953 की संस्तुतियों के आधार पर। बात करते हैं सत्य असत्य प्रश्नों की। पॉइंट नंबर 1, विश्वविद्यालय स्वायत्तता से तात्पर्य क्या है? बाह्य नियंत्रण से मुक्ति, बाह्य नियंत्रण से मुक्ति। पॉइंट नंबर 2, उच्च शिक्षा में अपव्यय उद्देश्यों की असफलता की ओर संकेत करता है। अपव्यय जो होता है वो उद्देश्यों की असफलता की ओर संकेत करता है, तो ये बात सही है, सत्य है। पॉइंट नंबर 3, आईयूबी सन 1922 में स्थापित की गई थी, नहीं, ये बात गलत है। पॉइंट नंबर 4, यूजीसी महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है, तो ये बात सही है कि यूजीसी महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है। पॉइंट नंबर 5, यूजीसी माध्यमिक स्कूलों को मान्यता प्रदान करती है, ये बात गलत है, यूजीसी माध्यमिक स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं करती है। पॉइंट नंबर 6, माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना सन 1956 में हुई थी, नहीं, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1956 में नहीं हुई। पॉइंट नंबर 7, श्रीमती शीला दीक्षित वर्तमान मानव संसाधन विकास मंत्री है, तो ये भी गलत है कि श्रीमती शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही है, तो ये वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं है, ये बात भी सही है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 1,
माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण से संबंधित कोठारी आयोग के 2 सुझाव बताने हैं। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण से संबंधित कोठारी आयोग के 2 सुझाव। तो पॉइंट नंबर 1, देखो कोठारी आयोग के 2 सुझाव हैं। नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप अधिक व्यावसायिक हो और इसलिए माध्यमिक स्तर पर कुल छात्रों के 20% से अधिक, माध्यमिक स्तर पर कुल छात्रों के 20% से अधिक की। नंबर 2, उच्च शिक्षा स्तर पर कुल छात्रों में से 50% को सन 1986 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भाग दिलवाया जाना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, दोनों ही स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा की विभिन्न पूर्णकालिक और अंशकालिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दोनों ही स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों ही सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार के 2 कारण बता रहे हैं। तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार के 2 कारण हैं। नंबर 1, माध्यमिक स्तर पर कार्य अनुभव के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था का अभाव और सामान्य शिक्षा पर अधिक बल देना। नंबर 2, विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने की लालसा के कारण। तो ये माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के विस्तार के 2 कारण हैं। प्रश्न नंबर 3, शिक्षा में विश्वविद्यालय स्वाधीनता किन क्षेत्रों में प्रदान करने की संस्तुति की गई। शिक्षा में विश्वविद्यालय स्वाधीनता किन क्षेत्रों में प्रदान करने की संस्तुति की गई। तो ये की गई थी कि भाई शिक्षा में विश्वविद्यालय स्वाधीनता छात्रों के चयन में, अध्यापकों की नियुक्ति में, पदोन्नति में, शिक्षण की कार्य विधियों में और अनुसंधान कार्यों में प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। तो शिक्षा में विश्वविद्यालय स्वाधीनता किस लिए मिली थी? छात्रों के चयन में, अध्यापकों की नियुक्ति में, पदोन्नति में, शिक्षण कार्य विधियों में, अनुसंधान कार्यों में, इनके लिए मिली थी। प्रश्न नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है? तो माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ है प्रचलित सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक क्रियाओं को स्थान देना, यानी कि जो भी व्यवसायिक क्रियाएं हैं उनको स्थान देना। अर्थात सामान्य शिक्षा देने के साथ साथ बालकों को ऐसी व्यवसायिक शिक्षा भी देना जिससे वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में जीविकोपार्जन करने लगे। प्रश्न नंबर 5, देशमुख समिति का गठन कब किया गया? तो देशमुख समिति का गठन सन 1958 में किया गया। प्रश्न नंबर 6, हंसा मेहता समिति कब बनाई गई? तो हंसा मेहता समिति 1962 में बनाई गई। प्रश्न नंबर 7, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखने हैं। मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के 2 उद्देश्य। नंबर 1, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। नंबर 2, व्यावसायिक कुशलता का विकास। नंबर 1 लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नंबर 2 व्यावसायिक कुशलता का विकास। प्रश्न नंबर 8, माध्यमिक शिक्षा आयोग की 3 समस्याएं बतानी है। माध्यमिक शिक्षा की 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो माध्यमिक शिक्षा की 3 समस्याएं हैं। नंबर 1, माध्यमिक स्तर की अनुपयुक्त पाठ्यचर्या, यानी कि जो पाठ्यचर्या माध्यमिक स्कूलों में लगी हुई है वो उपयुक्त नहीं है। नंबर 2, माध्यमिक स्तर के अध्यापकों का अनुपयुक्त प्रशिक्षण, यानी कि जो वहाँ पर शिक्षक लगे हुए हैं उनका प्रशिक्षण उपयुक्त नहीं है। नंबर 3, माध्यमिक स्तर पर दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, यानी कि जिस परीक्षा प्रणाली का प्रयोग करते हैं माध्यमिक स्तर पर वो परीक्षा प्रणाली उपयुक्त नहीं है। प्रश्न है, किस आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है? किस आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है? तो ये कहा है 1948 में विश्वविद्यालय आयोग ने। विश्वविद्यालय आयोग 1948 में कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। अब बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है अनुपयोगी पाठ्यक्रम। अनुपयोगी पाठ्यक्रम। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य विहीन है। नंबर 3, अनुशासनहीनता की समस्या। तो ये तीनों ही माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। प्रश्न नंबर 2, मुदालियर आयोग 1952 से 53 का शिक्षा में क्या योगदान था? मुदालियर आयोग 1952 से 53 का शिक्षा में योगदान।
तो ये था बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, यानी कि ऐसे विद्यालयों को स्थापित किया जाए जिनका उद्देश्य बहुउद्देशीय हो। नंबर 2, पाठ्यक्रम का विविधीकरण और व्यवसायीकरण, यानी कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वो अलग अलग पाठ्यक्रम हो और वो व्यवसाय से संबंधित भी हो। पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो। प्रश्न नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा को कैसा बनाया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाया, यानी कि जो परीक्षा ले रहे हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 4, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में की गई। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में की गई। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा का व्यवसायीकरण किस स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया? तो शिक्षा के व्यवसायीकरण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा पर लागू करने का सुझाव दिया गया। प्रश्न नंबर 6, हंसा मेहता समिति का गठन कब हुआ? तो हंसा मेहता समिति का गठन 1962 में हुआ, 1962 में हुआ। प्रश्न नंबर 7, मुदालिर आयोग ने माध्यमिक स्तर पर कितने वाक्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो मुदालिर आयोग ने माध्यमिक स्तर पर कितने वाक्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो 8 वाक्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया। प्रश्न नंबर 8, माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक प्रणाली की सबसे निर्बल कड़ी है, ये किस आयोग ने कहा? तो ये कहा है राधाकृष्णन आयोग ने। प्रश्न नंबर 8 हो गए। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो पॉइंट नंबर 1, किस सन में हंसा मेहता समिति ने शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव दिया? तो 1962 में। 1962 में यहां आएगा 1962। तो सन 1962 में हंसा मेहता समिति ने स्त्री शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव दिया। यहां पर आ जाएगा स्त्री। पॉइंट नंबर 2, मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में संस्तुति दी। मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में संस्तुति दी। पॉइंट नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे निर्बल कड़ी है, यह कथन राधाकृष्ण आयोग ने 1948 में दिया। तो माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे निर्बल कड़ी है, यह कथन राधाकृष्ण आयोग ने 1948 में दिया। प्रश्न नंबर 4 या पॉइंट नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा के विकास में सबसे पहले वुड घोषणा पत्र द्वारा सुझाव दिया गया। तो यहां पर आ जाएगा वुड घोषणा पत्र। पॉइंट नंबर 5, माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की संस्तुति किस आयोग ने की? मुदालिर आयोग ने की। तो यहां पर आ जाएगा मुदालिर आयोग। अब बात करेंगे सत्य असत्य कथनों की। पॉइंट नंबर 1, मुदालिर आयोग ने त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। क्या किया था? नहीं किया था। तो मुदालिर आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को नहीं दिया था। पॉइंट नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर नहीं दिया। क्या जोर नहीं दिया? गलत है, जोर दिया था। पॉइंट नंबर 3, मुदालिर शिक्षा आयोग द्वारा बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। बिल्कुल दिया गया था। पॉइंट नंबर 4, माध्यमिक स्तर पर लड़कों और लड़कियों के पाठ्यक्रम में अंतर होना चाहिए। तो माध्यमिक स्तर पर लड़के और लड़कियों के पाठ्यक्रम में अंतर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, माध्यमिक शिक्षा की एक कमजोर कड़ी है। तो ये बात सही है कि माध्यमिक शिक्षा की एक कमजोर कड़ी है। पॉइंट नंबर 6, मुदालिर आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी संस्तुतियां दी। तो ये बात गलत है। पॉइंट नंबर 7, मुदालिर आयोग को प्राथमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। गलत है, मुदालिर आयोग को प्राथमिक शिक्षा आयोग के नाम से नहीं जाना जाता। अब बात करेंगे सुमेल करेंगे। पहला है प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा में आएगा गोखले बिल। प्राथमिक शिक्षा गोखले बिल। उच्च शिक्षा राधाकृष्णन आयोग। उच्च शिक्षा राधाकृष्णन आयोग। नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा मुदालिर आयोग। और स्त्री शिक्षा हंसा मेहता समिति। प्राथमिक शिक्षा
गोखले बिल, उच्च शिक्षा राधाकृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा मुदालियर आयोग और स्त्री शिक्षा राधाकृष्ण आयोग।